अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर हलीमा सादिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चंद ख्यालात के साथ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने इस अहम मौजू पे इस सेमिनार का इनेकाद किया है। मैं तहे दिल से ममनून हूँ AIEM की, और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ SECAB की कि उन्होंने ये एक ऐसा अहम कदम उठाया है जो इस वक्त की अवलीन तरीन ज़रूरत है। ये जो मौजू मुझे दिया गया है, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल से बहुत ही करीब है। क्योंकि अगर मैं खुद अपने सफर की बात करूं तो मैं जहां बिहार के एक बहुत छोटे से कस्बे, बहुत छोटे से गांव से मैं बाहर निकली हूं, और उसके बाद फिर मेरा सफर दिल्ली का, दिल्ली के बाद दुबई का, दुबई के बाद मालदीव्स का, फिर सिंगापुर का, और अभी करेंटली मैं मलेशिया में हूँ। तो इन तमाम सफर में जो भी मैंने थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की है, अगर मैं उसका क्रेडिट देना चाहती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम को ही दे सकती हूँ। आखिर क्या वजह है कि मैं आज यहाँ इंटी यूनिवर्सिटी मलेशिया में हूँ? सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से, मैं अपने रिसर्च वर्क की वजह से यहाँ पे हूँ। मैं क्यों दुबई में थी? सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से, क्योंकि मैं वहां पे एज ए प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्कूल की खिदमत के लिए गई थी। तो दुनिया में मुझे लगता है कि जो भी तरक्कियात हैं या जो भी खामियाबियां हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा आमिल, बहुत बड़ा हाथ तालीम का होता है। आ, अक्सर अफराद ऐसा करते हैं कि तालीम को दौलत से तौलने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा तालीम हासिल कर लेंगे तो हम बहुत ज्यादा मालदार हो जाएंगे, हमारे पास बहुत दौलत आ जाएगी, हम बहुत ज्यादा कमाने के लायक हो जाएंगे, या बहुत बड़े सनतकार हो जाएंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे। तो इस सोच को तब्दील करने की जरूरत है। तालीम और दौलत का मुआजना करना बेवकूफी है। क्योंकि आप दौलत तो थोड़ी बहुत तालीम से भी हासिल कर सकते हैं, बगैर तालीम के भी हासिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो आप गैर तालीम याफ्ता होते हुए भी कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर हम, जो एक इंसान की जिंदगी का मकसद है, जो उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, जो उसको जिंदगी के मकसद से मुतारिफ कराता है और उसकी जिंदगी को एक बामकसद, एक बामाने जिंदगी गुजारने के लायक बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। वरना जीने को तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन आप इस जीने में कितनी खुशी महसूस करते हैं, कितना सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं, कितनी सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ है, कितना आप दूसरों के लिए मुफीद साबित होते हैं, ये है जो असल माने रखता है। तो इसलिए दौलत और तालीम का मुआवजा करना सरासर बेवकूफी होगी। आज अगर हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, दुनिया में हम देखें अगर, तो जिन ममालिक में भी खवातीन आगे हैं, बढ़ी हैं, या आगे बढ़ बढ़ के काम में हिस्सा ले रही हैं, तो उसके पीछे भी जो फैक्टर है वो एजुकेशन ही है। आ, मैं खास तौर से अपने तजर्बात की रोशनी में ही आज बात करूंगी, क्योंकि मैंने कई ममालिक में मैंने अपने दिन गुजारे हैं। मैं मालदीव्स में भी थी, वहां पे प्रिंसिपल थी इंटरनेशनल स्कूल की। तो वहां भी मैंने खवातीन को देखा कि वो माशाल्लाह काफी एम्पावर्ड हैं, एजुकेशन में काफी आगे हैं, और जिंदगी के बाकी तमाम शोबों में वो मर्द से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। और ये देख के बहुत ही खुशी होती है कि वहां पे खवातीन की सोशल जिंदगी भी काफी एक्टिव है, उनकी माशी जिंदगी भी बहुत एक्टिव है, और उनकी एजुकेशन के लिए उनका जो ध्यान है, जो उनकी तवज्जो है, वो बहुत ज्यादा है। वो बल्कि अपने एजुकेशन के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी उठाने को तैयार होते हैं, बड़े से बड़े सेक्रीफाइसेस करने को तैयार होते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे भरपूर ध्यान देते हैं। इसी तरह से जब मेरा सफर सिंगापुर का हुआ, तो वहां भी मैंने यही देखा कि खवातीन, चाहे वो मुस्लिम खवातीन हो या गैर मुस्लिम खवातीन हो, सभी अपने अपने मैदानों में काफी महारत के साथ काम कर रही हैं और बहुत ही तरक्की की राह पे गामजन है। यही दुबई में, हालांकि दुबई आप सबको मालूम है UAE एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद आप देखेंगे खवातीन हर शोबे में आपको नजर आती हैं काम करते हुए, बहुत ही फाल खवातीन है, इवन पेट्रोल पंप से लेकर के, और जो मरकज के बड़े ओहदे तक पे वो पाई जाती हैं। और तालीमी इदारों में तो खास तौर से हम देखेंगे कि खवातीन की ही इजारादारी वहाँ ज्यादा है। तो इसी इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में भी खवातीन आज बहुत कुछ कर रही हैं और काफी उन्होंने तरक्की हासिल की है। मैं आजकल मलेशिया में हूँ, और यहाँ भी मैंने एक BNI की मीटिंग अटेंड की थी। BNI जो कि बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप है, तो उसमें भी मैंने ये गौर किया कि मोर देन 50%
मेंबर्स वर द वुमेन, एंड वो सिर्फ चूंकि बिजनेस ओनर्स की वो ग्रुप है, तो उसमें जो भी खवातीन आई थी वो सब बिजनेस ओनर्स थी। और वो सब बहनें बिजनेस में इतनी अच्छी समझ और इतनी अकल और इतनी बूझ रखती हैं कि उनकी मैं सलाहियत की मैं सही में कायल हो गई कि उनको बिजनेस की इतनी पकड़ थी। एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पे दूं कि मैं अपने शौहर के साथ एक रेस्टोरेंट में गई खाने के लिए। वो एक अरब रेस्टोरेंट था। वहाँ पे दो लड़कियां ही सिर्फ उसे मैनेज कर रही थी। तो एक लड़की काउंटर पे मैनेज कर रही थी और एक सर्व कर रही थी। तो उसके बाद जब हमने खाना खाया, हमने कुछ चिकन ग्रिल और मंदी ऑर्डर किया। तो खाने के बाद जब हम पेमेंट के लिए काउंटर पे गए, तो हमने ऐसे ही कहा कि चिकन ग्रिल तो काफी अच्छा था, लेकिन मंदी का जो चिकन था वो थोड़ा सा सख्त था, तो हम सही से उसे रिलीज नहीं कर पाए। तो उस खातून ने फौरन ही मंदी के पैसे वापस लौटाते हुए कहा कि हमारा ये उसूल है कि जब तक हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हम उनसे पेमेंट नहीं लेते हैं। तो हमने बहुत जिद की, हमने कहा कि नहीं, कम से कम राइस तो उसका अच्छा था, हमने तो राइस तो खाया है। तो वो कहने लगे कि नहीं, जब तक कि सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर हम इंश्योर नहीं करते, जब तक हम उनसे पेमेंट नहीं लेते हैं। तो ये उनकी एक ऐसी समझ की मतलब कि एक मिसाल है, जिससे ये पता चलता है कि उनके बिजनेस में उनकी जहानत कितनी है, और बिजनेस के जो छोटे छोटे निकात होते हैं उसमें कितनी उनकी पकड़ है। और उसने ये भी कहा कि हम इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हम इस तरह से अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम ऐसी सर्विस दे सकें जिससे कि कस्टमर हमसे खुश होकर के जा सके और किसी भी तरह से उसे कोई तकलीफ नहीं हो। अब अगर हम ये बात करें कि खवातीन एजुकेशन में उनकी परसेंटेज क्या है, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी भी जो मुस्लिम खवातीन हैं उनकी अगर हम प्राइमरी सतह की बात करें, यानी सिर्फ जो लिखना पढ़ना जानती हैं, उनकी भी आई थिंक तकरीबन 76% या 75% उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन में जाएं तो वो बहुत ही कम हो जाता है। अ, लेकिन अगर हम उनकी समाजी जिंदगी में या फिर माशी जिंदगी में उनकी जो साझेदारी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसकी बात करें, तो 61% खवातीन सिंगापुर में, 47% खवातीन मलेशिया में, 42% खवातीन मालदीव्स में, और इंडिया में 15% खवातीन मुस्लिम खवातीन हैं जो इंडिया में माशी मैदान में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो यहाँ ये बात सोचने की है कि आखिर क्या वजह है कि हमारी बहनें किसी तरह से एजुकेशन में तो आ भी जाती हैं, लेकिन वो फिर माशी जो जिंदगी है, जो माशी मैदान है, उसमें क्यों पीछे रह जाती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुक करके सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम एजुकेशन के जरिए एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हम किस एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी एक खातून अपने घर में है और अपने घर में वो कोई फैसला नहीं ले पाती हैं, अपने घर में वो अपने बच्चों की तरबियत के बारे में भी कुछ बोल नहीं पाती हैं, उन्हें इतनी भी एम्पावरमेंट नहीं है कि वो अपने बच्चे का एक स्कूल सिलेक्ट कर सकें, इतनी भी एम्पावरमेंट नहीं है कि वो किसी मसले में अपनी राय दे सके, तो मैं इसे एम्पावरमेंट नहीं मानती हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि उसने तालीम हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी वो एम्पावर्ड नहीं है। एम्पावरमेंट सब जब आएगा जब वो जिंदगी के हर गोशे में अपने वजूद को पहचानवाएंगी, अपने वजूद के होने का, यानी अपने आप के वहां पे मौजूद होने का वो सबूत देगी, तभी वो एम्पावरमेंट कहलाएगा। तो जब एक खातून यानी एक लड़की इस दुनिया में पैदा होती है, तो देखिए वो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों के साथ पैदा होती है। उसकी जिम्मेदारियां पर्सनल होती हैं, उसके अपने तय होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, सोशल होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, और कुछ उसकी जिम्मेदारियां जो है वो सिविक जिम्मेदारियां होती हैं। तो जब हम इन तमाम जिम्मेदारियों के साथ दुनिया में आते हैं और उसमें मर्द औरत दोनों ही बराबर के साझेदार होते हैं, तो फिर क्या वजह है कि फिर एक खास मुद्दत के बाद औरत अपने सिर्फ पर्सनल जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाती है। स्पिरिचुअल जिम्मेदारियों को भी वो पूरा करती है, लेकिन जो उसकी प्रोफेशनल, सोशल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कहीं पीछे रह जाती हैं। तो आखिर इसकी क्या वजह है, यहाँ हमें ठहर के इस पे गौर करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ बिल्कुल कि हर औरत काम करे, हर औरत बाहर निकले, हर औरत घर को छोड़ दे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक खातून अपने इस दुनिया में, इस समाज में जिंदा रहने का वजूद, अपने वजूद का सबूत दे। अगर वो औरत एंजॉय कर रही है फ्रिज से ठंडे पानी को, एसी की ठंडी हवा को, अगर वो औरत जहाज में उड़ रही है, और अगर ये तमाम चीजें जो उनके जो फोर फादर्स थे, जो उन्होंने ये तमाम इन्वेंशंस, डिस्कवरीज करके दी हैं, अगर वो औरत उसे एंजॉय कर रही है,
तो एक लम्हा हमें यहाँ ये भी सोचना है कि फिर उसका भी ये फर्ज बनता है कि वो भी कुछ ऐसा करके जाए जिससे उसकी आने वाली जनरेशन एंजॉय करे, जिससे उसकी आने वाली जनरेशन फायदा उठाए। तो हम क्या कर रहे हैं बहैसियत औरत, हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने तालीम हासिल कर भी ली है तो तालीम का हमारा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? क्या हम अपनी तालीम को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? यहाँ मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक आयत या कोई एक हदीस पहुंचे तो तुम्हारे ऊपर ये फर्ज है कि तुम उसे दूसरों तक पहुंचाओ। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई इल्म है, तुमने किसी इल्म को हासिल किया है, तो ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि तुम उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाओ। अगर हम ये फरीजा अपना अंजाम नहीं दे रहे हैं, यानी खुद तालीम हासिल करके दूसरों को तालीम याफ्ता बनाने या दूसरों तक उसे पहुंचाने या दूसरों के लिए फायदेमंद चीजें करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मजहब की भी पैरवी नहीं कर रहे हैं, अपने मजहब के हुक्म की भी अदूली कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आइए यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करने से पहले अहद करना चाहती हूँ कि हर खातून, हर बहन, हर बेटी जो इस दुनिया में जिसने आंखें खोली है, वो अपना जायजा खुद ले और ये जानने की कोशिश करे कि उसका वजूद कितना दूसरों के लिए फायदेमंद है, वो दूसरों के लिए क्या कर रही है, मरने के बाद उसका सदका जारिया क्या होगा, दुनिया उसे किस नाम से याद करेगी, लोग उसे दुआएं क्यों देंगे, आखिर उसने ऐसा क्या काम किया है कि लोगों को दुआएं देने पर मजबूर करे। अगर हम इस पे गौर करेंगे तो यकीनन हमें अपना जवाब जरूर मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।